लोग लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, एक वेव ऑप्टिक्स जो कंबाइंड लेक्चर है उसमें वेव ऑप्टिक्स डिस्कस करा। वेव ऑप्टिक्स में कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लाइट जो है दैट इज अ वेव, और वो वेव है तो फ्लक्चुएशन किसका होता है, तो शायद हमने कहा था कि वो फ्लक्चुएशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। ये थोड़ा सा जब हम लोग स्ट्रिंग वेव बताएंगे तो उसमें और एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसे क्यों लिखते हैं, t माइनस x बाई v का फंक्शन होना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था कि व्हाट इज द फेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, सेम होता है या डिफरेंट होता है। तो ये बड़ा अच्छा सा सवाल है, डायग्राम भी ड्रॉ करें। बट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे किस डायरेक्शन में करेगा, वेरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो एक अगर सपोज वेव का प्रोपगेशन x डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज y डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में करेगा, बट दोनों का फेज सेम। बट मोस्टली हम लोग ना दोनों ने लिख करके एक ही लिखा करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम पे। जैसे सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख लिया, एनर्जी जो है दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और ईएम वेव करके एक चैप्टर है जहां पे हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो फेज यहाँ पे किसको बोलते हैं बच्चों, ओमेगा टी माइनस एक्स बाई, है ना, इसको क्या बोलेंगे, फेज। तो फेज जो है वो किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है और पोजीशन पे भी डिपेंड कर रहा है ना। दैट मींस अगर मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर दे, टाइम अगर फिक्स कर दे, मान लो कहें कि t इक्वल टू 0 पे, तो x इक्वल टू 0 का कुछ फेज होगा, x इक्वल टू 1 का कुछ फेज होगा, अलग अलग पॉइंट का अलग फेज होगा, ठीक है। या अगर कह दे किसी पर्टिकुलर x फिक्स कर दिया, x फिक्स कर दिया, मतलब इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फेज क्या है, और वो टाइम के साथ क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर है ना। तो कभी कभी सवाल हमें कैसे करने होते हैं समझना, कि सपोज किसी एक ही पॉइंट पे मैं देखूं तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का फेज क्या है, नेक्स्ट टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फेज है, मतलब x फिक्स कर दिया, पोजीशन फिक्स कर दिया, टाइम के साथ हमें फेज चेंज निकालना है। इन दैट केस जो डेल्टा फाई लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, x फिक्स्ड है तो लिखेंगे ओमेगा, क्योंकि x फिक्स है, टाइम चेंज हो रहा है तो ये चेंज होगा, t चेंज होगा तो ओमेगा डेल्टा t। इज इट क्लियर है ना। अच्छा इसी को ना ऐसे लिख लेते हैं, ओमेगा t माइनस ओमेगा बाई v इंटू एक्स। कुछ जानते हो क्या इसको क्या बोलते हैं, इसको जनरली k से डिनोट करते हैं, ठीक है। ओमेगा बाई v को k से डिनोट करते हैं, k किसको लिखा है, ओमेगा बाई v को। ओमेगा कितना होता है, 2 पाई f, 2 पाई f, और v क्या होता है, v क्या है, दिस इज द स्पीड ऑफ द वेव, तो v कल ये पढ़ो क्या, f लैम्डा, v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, स्पीड इज इक्वल टू, है ना, ये पहले पढ़े होंगे। तो अगर हमने ऐसे लिख लिया कि f कैंसिल, दैट मींस k को हम ओमेगा बाई v भी बोल सकते हैं या 2 पाई बाई लैम्डा भी बोल सकते हैं। तो ये लिख लो बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेव ऑप्टिक्स का बुकलेट मिला है क्या, एमआर बैच मिल गया, कोई लेके आया,
लिख लिया यहाँ तक k इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा या ओमेगा बाय b। अब हम लोग क्या बात करते हैं, ध्यान सुनो। इफ वी फिक्स x, किसी पर्टिकुलर पोजीशंस में पूछो कि टाइम के साथ जो फेज चेंज हो रहा है कितना होगा, तो तुम लिखोगे सिंपली ओमेगा इनटू डेल्टा। लेकिन कभी कभी हमें ऐसा जरूरत पड़ता है कि मुझे किसी पर्टिकुलर टाइम पे टाइम फिक्स कर दिया और मैं बोलूं कि यहाँ x1 पे जो पार्टिकल फेज है और x2 पॉइंट पे जो फेज है, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या है। दैट मींस टाइम सेम ले रहा हूं और दो डिफरेंट पोजीशंस के बीच का फेज निकालना है। इज इट क्लियर? सो इन दैट केस हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, t फिक्स हो गया बच्चों, तो x चेंज हो रहा है ना, v सेम है, ओमेगा सेम है, तो यहाँ पे k लिख रहे हैं तो क्या आ जाएगा k इंटू डेल्टा x। इज इट क्लियर? तो फेज डिफरेंस अगर मुझे लिखना है तो आइदर वी कैन राइट ओमेगा डेल्टा t या k डेल्टा x। इज इट क्लियर? इनफैक्ट ज्यादातर यूज ये वाला टर्म है, और डेल्टा x को बोलते हैं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है ना, दैट इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। डेल्टा x इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। तो एकदम ध्यान से सुनना, अगर टाइम के साथ पूछेगा ओमेगा डेल्टा t, पोजीशन के साथ पूछेगा आप डेल्टा फेज क्या होगा तो k इंटू डेल्टा x। तो दिक्कत इसमें है ना, k इंटू डेल्टा x। k को क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा x। ठीक है, और वेव ऑप्टिक्स ना अच्छे से कंप्लीट करना है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं है। एकदम नहीं दिख रहा है क्या तुम लोगों को? यहाँ आ जाओ ना, एक आध दो बच्चे आ जाओ, सलोनी बहुत प्यारी बच्ची है, कुछ कम नहीं करेगी। चलो अगर मैं पूछूं बच्चों कि दो पॉइंट है और इसके बीच में डिस्टेंस जो है x वो लैम्डा के बराबर है ना, तो मैं पूछूंगा इस दोनों पॉइंट के बीच में व्हाट इज द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या है? कहोगे सर बहुत ही सिंपल सा, फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस यहाँ पे कितना दिया हुआ है लैम्डा, तो कितना हो जाएगा 2 पाई। क्लियर? दो पॉइंट वेवलेंथ के इक्वल अगर डिस्टेंस है तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना हो गया 2 पाई। अब 2 पाई इक्विवेलेंट टू 0 फेज डिफरेंस, मतलब कह सकते हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा है। समझ में आ रहा है? सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा है, तो या तो लैम्डा हो या 2 लैम्डा हो या 3 लैम्डा हो, वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा हो। इज इट क्लियर? और तुम ऐसे भी समझ सकते हो, इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, तुम लोग वेव बचपन में ड्रॉ करते थे, ऐसे करके ऐसे करते थे ना, यही वेवलेंथ होता था ना। तो देखो ये पॉइंट, जैसा ये पॉइंट है बच्चों, रिपीटेशन यहीं से स्टार्ट होता है ना, ये हुआ फिर रिपीटेशन, तो ये पॉइंट कैसा है आइडेंटिकल है, तो ये क्या कर रहा है सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा है। लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा इतने से अगर डिफरेंस है तो दे आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, इक्वल होगा, आइडेंटिकल होगा, है ना। लेकिन जब हम लोग आगे बात करेंगे, जिससे ये पॉइंट और ये पॉइंट की बात करेंगे, ये सपोज अगर ऊपर जा रहा है ना तो ये नीचे जा रहा होगा। अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट की बात करें तो ये दोनों कितने का डिफरेंस है, दिस इज लैम्डा बाई 2, मतलब लैम्डा बाई 2 का अगर डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितने का है पाई का 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है जस्ट अपोजिट। तो देखो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है तो ये क्या है नेगेटिव एक्सट्रीम। 180 का फेज डिफरेंस का मतलब जस्ट अपोजिट, 2 पाई का मतलब सेम। समझ में आया? तो लैम्डा बाई 2 से अगर डिफरेंट है तो फेजेस क्या होंगे बच्चों जस्ट अपोजिट, एकदम दिमाग में बैठा लेना। ओके चलो, तो कम से कम इतना समझ में आ गया, तो लिख लो इफ डेल्टा x इज इक्वल टू क्या लिखूंगा
n lambda, then delta phi is equivalent to 0, इक्विवेलेंट टू 0 मतलब 2 पाई, या ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, डेल्टा फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा n into 2 pi and that is equivalent to 0, ऐसे लिख सकते हैं। तो सर फेज पे क्यों इतना जोर दे रहे हो? एक्चुअली ये चैप्टर में फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएचएम में थोड़ा सा फेज के बारे में बताया था, एक बार और बता देता हूँ फेज का मतलब क्या होता है। अगर कोई इक्वेशन साइन में लिखा हुआ है, एसएचएम की बात करते हैं, अगर साइन में इक्वेशंस लिखा हुआ है जो एंगल है इसी को फेज बोलते हैं। और मैंने बहुत क्लियरली कहा था अगर मीन पोजीशंस पे है, इधर जा रहा है तो इसको फेज बोलते थे 0, एक्सट्रीम पोजीशंस पे है तो क्या बोलते हैं π/2, वापस यहाँ पे आ गया तो फेज कितना है पाई, यहाँ पे तो 3π/2 और वापस आ गया तो 2π इज इक्विवेलेंट टू ये। तो बच्चों फेज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं बोल दूं कि उसका फेज π/2 है, तुम बता सकते हो कि पार्टिकल जो है कहां पे है, एक्सट्रीम पोजीशंस पे। इज इट क्लियर? मैंने बोल दिया फेज पाई है तो तुम कहोगे वो मीन पोजीशंस पे है बट नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है ना। तो if phase is known, that means we know everything about the particle, because x is equal to क्या होता है a sin omega t, मतलब a sin phi, v is equal to क्या होता है a omega sin के जगह पे क्या हो जाता है cos phi हो जाएगा। Is it clear? तो phi पता है तो मुझे x पता है, phi पता है तो velocity पता है, acceleration पता है, that's why phi is that much important. Clear? हालांकि ये चीजें थोड़ा विजुलाइज नहीं होती है, मुझे पता है वेव थोड़ा सा क्या होता है बच्चों को ऊपर से जाता है, बट सवाल बड़े आसान होते हैं, स्कोरिंग टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ना, जितने फॉर्मूले बता रहे हैं उसको ध्यान से याद कर लेंगे। एसएचएम में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? एसएचएम में डिस्कस किया था कि अगर दो वेव इंटरफेयर करता है, दो वेव इंटरफेयर करता है तो इंटरफेरेंस के बाद मतलब सुपरपोजिशन वहां वर्ड यूज किया था, सुपरपोजिशन के बाद जो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड है उसका एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, याद है किसी को? x इज इक्वल टू k1 sin ओमेगा t लिखा था और x2 इज इक्वल टू लिखा था a2 sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। तो मैं फिर से याद बता रहा हूँ, रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड होता था a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और डेल्टा, है ना। और कुछ चीजें बताई थी कि अगर डेल्टा 2n पाई है, 2n पाई है तो a जो हो जाता था क्या होता था a1 प्लस, क्योंकि cos डेल्टा 1 हो गया, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ तक याद है। और एक और बताया था डेल्टा इक्वल टू होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई या 3 पाई या 5 पाई। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू, किसका इक्विवेलेंट है ये? पाई का मतलब जस्ट अपोजिट। उस केस में रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड जो हो जाता था वो कितना होता था a1 माइनस, लेकिन कौन बड़ा है नहीं पता तो मॉड लिख लेते हैं, ये है मैक्सिमम और बच्चों ये है क्या, इतना याद है? चलिए 4-5 दिन हो गए तो फिर से बता दिया, इसकी बहुत जरूरत है बच्चों। क्लियर? यहाँ पे बच्चों हम लोग बात करेंगे सुपरपोजिशंस को ही नया टर्म दे देंगे इंटरफेरेंस, ठीक है? क्या दे देंगे? लिख लो, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव, इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव। बहुत सारे सवाल तो अभी जो 2-3 मिनट में डिस्कस करूंगा उसी से बन जाएंगे, बड़ा स्कोरिंग टॉपिक है ये।
इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव एकदम अच्छे से सीख लेना है। और कल एमआर के बच्चों को मैंने यहीं पर बैठा करके कुछ सवाल सॉल्व करवाए थे और बच्चों ने किया था, 10-12 सवाल किए थे, है ना, लाइक में पहले बार। मुझे बड़ा मजा आया था, बच्चे बड़ा सॉल्व कर रहे थे, अच्छा लग रहा था, बच्चे खुश भी हो रहे थे ना खुशी का। तो ऐसे मतलब ये प्रैक्टिस में लाते हैं। क्लास खत्म हुआ उसके बाद 2-3 घंटे ही बैठने, टिफिन फिर लेके आया करो। एमआर बैच मेहनत करना पड़ेगा, डॉक्टर ऐसे ही थोड़ी बनते हैं। घर पे तो तुम लोग करते नहीं हो होमवर्क। चलो बच्चों, इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव, तो एक ले लेते हैं बच्चों की, सपोज E1 जो है वो है E01 sin kx माइनस ओमेगा टी। ये ओमेगा टी माइनस kx लिखो, kx माइनस ओमेगा टी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पड़ता है कि t इक्वल 0 पे क्या फेज है। ठीक है, दूसरा लिख लेते हैं, दूसरा वेव है E2 दैट इज इक्वल टू E02, सेकंड का एम्पलीट्यूड कुछ अलग लिया, साइन kx माइनस ओमेगा टी लिखा, बट यहाँ पे कुछ फेज डिफरेंस लिख लिया फाई या डेल्टा ही लिख लेता हूं। तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या है बच्चों? डेल्टा। तो यहां भी बस जो वो लिखा था वही यहां पे लिख लेता हूं। सो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड, कितना हो जाएगा, क्या लिखेंगे, E0 स्क्वायर कर देता हूं, E01 का स्क्वायर प्लस E02 का स्क्वायर प्लस 2 E01 E02 cos डेल्टा। यहां तक सही है ना? कुछ नया तो याद ही नहीं करना। और एक कंसेप्ट बताता हूं जो हम लोग वेव एंड साउंड में डिराइव करेंगे, इंटेंसिटी दैट मींस कितना एनर्जी है उस वेव में। इंटेंसिटी जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, कितना होता है, रूट एम्पलीट्यूड या स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो अगर सपोज सिर्फ एक ही वेव है, सिर्फ ये वाला वेव है, तो E01 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा पहला वेव का इंटेंसिटी, है ना। अगर सिर्फ दूसरा वेव होता, ये होता, तो उसका इंटेंसिटी सपोज I2 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां क्या लिखे बच्चों, 2 E01 को लिख सकते हैं रूट I1, क्या लिख सकते हैं, और रूट, और ये हो जाएगा cos डेल्टा, एंड दिस विल बी इक्वल टू E0 स्क्वायर। ये क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड। तो देखो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट का इंटेंसिटी। तो ये फॉर्मूला कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, इसी को हमने ऐसे लिख दिया, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको स्टार्ट तो अगर दो वेव इंटरफेयर किया, तो अभी क्या सीखा समझना, कि अगर एक वेव आ रहा है जिसका इंटेंसिटी I1 है ना, दूसरा वेव आ रहा है जिसका इंटेंसिटी I2 है, इंडिविजुअल। अगर दोनों एक साथ आया तो वहां पे इंटेंसिटी तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे, कॉमन सेंस से, बट यू विल एक्सपेक्ट कि इंटेंसिटी दोनों का बराबर जोड़ देंगे, I1 प्लस I2 हो जाएगा, ये हम एक्सपेक्ट करेंगे।
नॉर्मल सेंस से मतलब वेव का नहीं, नॉर्मल नेचर अगर करें है ना। लेकिन इंटेंसिटी क्या आ रहा है यहाँ पे, ये इतना सिंपल सा फंक्शन नहीं आ रहा है, ये क्या आ रहा है, थोड़ा डिफरेंट फंक्शन आ रहा है कि नहीं। दैट डिपेंड्स की इंटेंसिटी क्या होगा, वो इस पर डिपेंड करेगा कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। समझ में आ रहा है। तो कुछ स्पेशल केस ले लेते हैं। ये स्टेटमेंट क्लियर, ये फॉर्मूला क्लियर। दो वेव, जैसे इसको समझाता हूं मैं, इस रूम में एक लाइट बल्ब है और उसको हमने ऑन किया। यहाँ पे मुझे लाइट की इंटेंसिटी कुछ दिखी I1 है ना, अब उसको ऑफ कर दिया। दूसरे लाइट बल्ब को ऑन किया, उसकी इंटेंसिटी दिखी, उसके कारण यहाँ पे I2। अब दोनों बल्ब को ऑन कर दिया तो वहां पे इंटेंसिटी मुझे क्या दिखी, क्या I1 प्लस I2 दिखेगा या कुछ अलग दिखेगा। इज इट क्लियर। तो अगर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें कि अगर दो वेव है और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कुछ है, लैम्डा डेल्टा है फेज डिफरेंस, तो इंटेंसिटी एक्चुअली में इतना है। क्लियर। इस फॉर्मूला से आएगा, इस फॉर्मूला से नहीं आएगा। समझ में आया ये चीज। यहाँ तक लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस बच्चों कि इफ डेल्टा इज इक्वल टू 2n पाई, डेल्टा इज इक्वल टू 2n पाई है ना। डेल्टा लिख रहा हूं दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, क्योंकि फेज में लिखना तो जनरली ना, एक काम करो यहाँ पे फाई लिखूं, क्या फाई के टर्म में जनरली यूज करता है, जो इसको लिखूं जनरली फाई के टर्म में ज्यादा यूज करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं, तो इसका राइट फाई। फेज डिफरेंस दोनों के बीच का कितना है, या डेल्टा फाई। फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव इज डेल्टा फाई। So delta phi is 2 and pi. So I is equal to I1 plus I2 plus root 2 I1, sorry 2 root I1 root I2 cos delta phi हो जाएगा बच्चों कितना 1। तो ये क्या हो जाएगा रूट I1 प्लस रूट I2 इसका होल स्क्वायर। क्या इतना मैथमेटिक्स लिखने आता है, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। और ये मैक्सिमा या मिनिमा है, मैक्सिमा, क्योंकि कॉस डेल्टा ये वाला मैक्सिमम है ना, तो ये इंटेंसिटी क्या हो जाएगा मैक्सिमम। मैं इसमें जोड़ रहा हूँ, थोड़ा स्लो ही चल रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है मैं स्लो चल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से समझ के आगे बढ़ो। दो इंटरफेरिंग वेव के बीच में फेज डिफरेंस डेल्टा फाई है, सो इंटेंसिटी ये होगा। और एक केस लिया कि डेल्टा फाई अगर 2n पाई है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर। तो एवरीवन शुड रिमेंबर, ये याद रख लेना है, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। दूसरा केस लेते हैं बच्चों, तुम इतना याद कर लोगे तो बहुत सारे पूछे हुए सवाल सॉल्व हो जाएंगे। अगर डेल्टा फाई फेज डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ 2n प्लस 1 का मतलब ऑड मल्टीपल, n कितना 1 2 3 4, तो ये ऑड आ जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। सो इन दैट केस I विल बी मिनिमम, cos पाई हो जाएगा -1, सो रूट I1 माइनस रूट I2 का होल।
सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें। चलो एक आध सवाल कर ही लेते हैं पहले, उसके बाद ये ब्लड टर्म डिस्कस करते हैं। एक बच्चों एक वेव यहाँ पे आ रहा है, एक वेव यहाँ पे आ रहा है जिसका इंटेंसिटी I1 जो है वो है 9I0। I1 जो है वो 9I0 है। एक दूसरा वेव आ रहा है I2, ठीक है ना। I2 का जो इंटेंसिटी है वो है I0, ठीक है। लिखो इफ फेज डिफरेंस इज डेल्टा इज इक्वल टू 2 pi, what will be the I resultant intensity? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है इफ फेज डिफरेंस इज delta is equal to 3 pi, so in that case resultant intensity क्या होगा? तीसरा सवाल if delta is equal to pi by 2, so delta phi phase difference is so resultant intensity. में ऐसे ही सवाल आते हैं, बहुत आसान आसान सवाल आता है, इसको एकदम अच्छे से सीख लो। ऑनलाइन में कितने बच्चे हैं? 16 बच्चे हैं ऑनलाइन में भी। निकालिए। तो पहला सवाल तो बहुत ही आसान है। 2 पाई बच्चों, cos 2 पाई 1 होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला केस है। तो फर्स्ट का हो जाएगा रूट I1 दैट मींस 9I0 प्लस रूट I0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 रूट I0 प्लस रूट I0 हो जाएगा 4 रूट I0 का होल स्क्वायर दैट मींस 16 I0। ठीक है ना। अब समझो कि एक 9I0 का आया और एक I0 का आया और रिजल्टेंट कितना हो गया 16, जबकि कॉमन एक्सपीरियंस से हम क्या बोलेंगे I0 प्लस 9I0 प्लस I0 10I0 होना चाहिए था, बट हो रहा है 16I0 अगर कंस्ट्रक्टिव है तो।
डिस्ट्रक्टिव है तो क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रक्टिव वाला है, √9i0 माइनस √i0 का होल स्क्वायर, दैट मींस ये 4i0 आ रहा हो, है ना। लग रहा है कि एनर्जी ये 9i0 आया और i0 आया तो एनर्जी कहीं गायब हो गया, लॉस हो गया, है ना। 10 के जगह पे 4 ही रहा था, डिस्ट्रक्टिव बहुत। और ये π/2 में देखोगे तो कितना आ जाता है, ये हो जाएगा cos π/2 होता है 0, ये 0 हो जाएगा तो i1 प्लस i2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये i1 प्लस i2, i इक्वल टू 9i0 प्लस दैट इज इक्वल टू 10i0। आई होप कि सारे बच्चों को ये सॉल्व हो गया होगा। देखो एक क्वेश्चन, two wave interfere at a point, two wave interfere at a point, two wave interfere at a point and their phase difference changes with time, their phase difference changes with time. Ratio of maximum intensity, ratio of maximum intensity to that of minimum intensity, ratio of maximum intensity to that of minimum intensity is 25, is 25। मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो कितना है 25, देन फाइंड रेशियो ऑफ intensity of the two wave, ratio of intensity of the two interfering wave। अब सवाल को समझना है कि उसका फेज डिफरेंस जो है दोनों के बीच में कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है तो कभी फेज डिफरेंस 0 है, कभी π/2 है, कभी पाई है, कभी 2π है, ऐसा है। तो वहां पे इंटेंसिटी क्या हो रहा होगा, कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, वेरिएबल, बिकॉज जो इंटेंसिटी आता है वो डिपेंड करता है किस पे, है ना, cos डेल्टा फाई इस पे डिपेंड करा, ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो ये चेंज हो रहा हो। पूछा है मैक्सिमम जो किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी उस समय होगा किसी टाइम पे, और मिनिमम जो होगा उनका रेशियो कितना है 25। तो मान लो एक का इंटेंसिटी I1 और दूसरे का I2 है, इज इट क्लियर। तो I1 by I2 क्या है ये पूछा है, जबकि Imax by Imin का रेशियो दिया हुआ है 25। और सोचो कि ये नीट में यही सवाल एज इट इज आ सकता है, यही वाला, यही डेटा के साथ, ठीक है। तो तुम लोगों को पता है मैक्सिमम कितना होता है बच्चों, व्हाट इज मैक्सिमम I1 प्लस √I1 प्लस √I2 का, और डिवाइडेड बाय मिनिमम कितना होता है, और इसके बारे में कितना कहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो कितना आसान सा सवाल होगा, √I1 प्लस √I2 डिवाइडेड बाय √I1 माइनस √I2 दैट इज इक्वल टू, ये स्क्वायर इधर रूट कर दे 5। क्या अब हम लोग कैपेबल है निकालने के लिए, निकालो, देखो तुम लोगों को मैथ आता है। 9/4, बहुत बढ़िया। इसको स्टार मार्क कर लो इस सवाल को, यही डेटा के साथ नीट में आ सकता है बच्चों, नीट होगा तो आके मिलना मुझसे।
और मैं बता रहा हूँ पूछेगा भी ना तो या तो 25 देगा या तो 16 देगा ये रेशियो या तो 4 देगा। अब समझो 16 दिया तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, रूट करेंगे तो, या 9 भी दे सकता है या 4 भी दे सकता है, ठीक है ना। यही यही सब देगा, रेशियो 25 देगा या 16 देगा या 9 देगा या 4 देगा, मैक्सिमम टू मिनिमम का रेशियो। हमने अभी दो सवाल करवाया, दो टाइप के सवाल करवाए। पहला केस में हमने क्या दे दिया कि इंडिविजुअल का इंटेंसिटी दे दिया और मैक्सिमम पूछा और मिनिमम पूछा। पहला सवाल ये करवाया ना, एक का 9 I0 और एक का I0। दूसरा सवाल क्या कर दिया, थोड़ा रिवर्स कर दिया, मैक्सिमम के बारे में बता दिया और मिनिमम के बारे में बता दिया और पूछ दिया किसका, इंडिविजुअल का। यही किया ना। तो देखो सिस्टमैटिक वे से जाना है, तो अगर तुम देखो तुम्हें भी रियलाइज होगा हाँ ऐसा कर सकते हैं, इस टाइप के सवाल। अब आते हैं, हमने एक टर्म बोला बच्चों के दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जो है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अब इसी चीज पे हम लोग डिस्कस करते हैं। एक को बोलते हैं बच्चों कोहेरेंट सोर्स और दूसरे को बोलते हैं इनकोहेरेंट। सोर्स का स्पेलिंग क्या होता है, SOURC ना, सही लिखा ना। कोहेरेंट सोर्स एंड इनकोहेरेंट सोर्स। ये वर्ड क्या है, कोहेरेंट का मतलब होता है सेम फेज, सॉरी दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो टाइम के साथ चेंज नहीं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हालांकि मेडिकल में बहुत ज्यादा यूज नहीं आता है। कोहेरेंट का मतलब हुआ फेज डिफरेंस, कोहेरेंट सोर्स मतलब दो सोर्स कोहेरेंट है, इट मींस दोनों सोर्स से जो वेव निकल रहा है उसके बीच का फेज डिफरेंस क्या हो, सेम नहीं, कांस्टेंट। कभी कभी कंफ्यूजन होता है, बच्चे बोलते हैं सेम, वट एवर द फेज डिफरेंस, 0 डिग्री है तो 0 डिग्री रहेगा, π/2 है तो π/2 रहेगा, जो भी है। तो क्या लिखेंगे, फेज डिफरेंस विल बी कांस्टेंट विद टाइम। और इनकोहेरेंट का मतलब हुआ फेज डिफरेंस चेंजेज विद टाइम, फेज डिफरेंस चेंजेज विद टाइम। लाइट वेव है कि नहीं है, इसमें वेव प्रॉपर्टी ये समझने में बहुत ज्यादा टाइम इसलिए लगा बिकॉज जो भी लाइट हम लोग यूज करते हैं ये लाइट्स जो है वो इनकोहेरेंट सोर्स है। मतलब अगर मैं कहूं कि ये बल्ब जल रहा है और ये बल्ब जल रहा है, इन दोनों से यहाँ पे जो लाइट आ रही है इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। इसलिए इन दोनों से अगर सिर्फ ये जलाए तो यहाँ पे इंटेंसिटी सपोज I1 हो, ये जलाए तो इंटेंसिटी I2 हो, और दोनों जला दिया तो यहाँ पे इंटेंसिटी जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। लेकिन कहोगे सर मुझे तो दिखता नहीं है कि चेंज हो रहा है, दिखता है क्या, नहीं दिखता है, क्योंकि इससे जो आ रहा है इससे दोनों जला दिए तो यहाँ पे कुछ अभी दिख रहा है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, यहाँ पे इंटेंसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। बट ये चेंज होने का जो रेट है ना दैट इज टू फास्ट, इतना फास्ट है कि हमें रियलाइज नहीं हो रहा है कि ये यहाँ पे इंटेंसिटी चेंज हो रहा है, कभी मैक्सिमम हो रहा है कभी मिनिमम हो रहा है, क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हाई है, जो फेज डिफरेंस चेंज होने का रेट है वो बहुत ही हाई है। सपोज एक सेकंड में वो 10 टू द पावर सपोज 7 टाइम्स चेंज हो गया, 10 टू द पावर 8 टाइम्स चेंज हो गया एक ही सेकंड में। हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है टू रिकॉग्नाइज कि यहाँ पे इंटेंसिटी चेंज हो रहा है। इज इट क्लियर? हमें तो बच्चों तुम लोग सोचो कि अगर ये फैन ये होता है मूव करते रहता है तो कभी कभी क्या लगता है ये पूरा एक शैडो जैसा है, लगता है कि एक डायना एक साथ आया फिर बाद में आया, क्या लगता है कंटिन्यूअस लगता है कि नहीं?
क्यों? जब ये फास्ट चल रहा है, लेकिन स्लो चलता है तो पता चलता है एक आया फिर गया फिर एक आया ऐसा। तो यहाँ पे इंटेंसिटी हमें कांस्टेंट क्यों दिखता है? कांस्टेंट है नहीं, बट क्यों दिखता है? बिकॉज जो चेंज होने का रेट है वो क्या है? बहुत ही फास्ट है। तो दोनों वेव से जो इंटरफेयर कर रहा है, इंटेंसिटी एक्चुअली में कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, बट हमें नहीं दिख रहा है, हमें कांस्टेंट दिख रहा है, बिकॉज द टू सोर्स आर इनकोहेरेंट और डेल्टा फाइव बहुत फास्ट रेट से चेंज हो रहा है। इसलिए अभी मैं बताऊंगा, कभी यहाँ पे मैक्सिमा है कभी मिनिमा है। ऑन एन एवरेज हमें क्या दिखता है? हमें ये दिखता है कि यहाँ पे इंटेंसिटी एक के कारण I1 है, दूसरे के कारण I2 है। सो व्हाट वी परसीव कि रिजल्टेंट है I1 प्लस I2। क्या ये एवरेज इतना आ जाता है? क्या आ जाता है ये? एवरेज। इसलिए तुम देखो कि एक लाइट बल्ब जलाए, यहाँ पे कुछ इंटेंसिटी, दूसरा जलाए कुछ इंटेंसिटी आए, दोनों एक साथ जला दिए, तो मुझे जो दिखता है, जो हम परसीव करते हैं वो I1 प्लस I2 परसीव करते हैं, बिकॉज ये एवरेज मुझे दिखता है। इज इट क्लियर? ठीक है ना? तो अब बता रहा हूं, अगर दो लाइट वेव इनकोहेरेंट वेव अगर इंटरफेयर किया, हालांकि ये ज्यादा सवाल पूछता है, मेडिकल में पूछने का चांसेस हालांकि कम है, बट थोड़ा सा अगर ट्विस्ट किया जेई में पूछ सकता है। बहुत सारे टीचर ये पढ़ाते भी नहीं है। अगर दो लाइट वेव इनकोहेरेंट है तो रिजल्टेंट का इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? सिंपली I1 प्लस I2। आई बात समझ में? तो लिख लो, दो इनकोहेरेंट वेव से अगर आ रही है तो इंटेंसिटी I1 प्लस I2 हो जाएगा, बिकॉज यही एवरेज इंटेंसिटी यही दिखेगा। ये भूल तो नहीं जाओगे इनकोहेरेंट का फंडा? ये I1 प्लस I2 दिखता है बिकॉज ये हो रहा है कंटिन्यूअसली, कभी मैक्सिमा कभी मिनिमा, बहुत फास्ट रेट से चेंज हो रहा है। मुझे क्या दिखता है? व्हाट वी परसीव दिस। इसलिए हमारे साइंटिस्ट को बहुत दिनों तक पता ही नहीं चला कि यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है। उनको तो बस I1 प्लस I2 दिख रहा है ना, क्योंकि जो सोर्सेज कॉमन लाइफ में यूज करते हैं वो सारे सोर्सेज कौन से हैं? इनकोहेरेंट। यंग साहब ने, जो हम लोग पढ़ने वाले इस चैप्टर में, यंग स्लिट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एंड यंग साहब ने एक्चुअली दो कोहेरेंट वेव प्रोड्यूस किया। जब दो कोहेरेंट वेव प्रोड्यूस किया तब उन्होंने देखा कि एक लाइट वेव, सपोज थोड़ा सा आइडिया देता हूं क्या पढ़ने वाले हैं। उन्होंने दो कोहेरेंट वेव प्रोड्यूस किया और इस पॉइंट पे सपोज एक वेव से लाइट आ रहा है, एक दूसरे वेव से यहाँ पे लाइट, दूसरे सोर्स से लाइट आ रहा है, और सपोज यहाँ पे फेज डिफरेंस जो है वो 0 डिग्री का है या 2n पाई है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे इंटेंसिटी सडनली क्या हो गया है, मतलब इस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या है? I1 प्लस I2 नहीं, कितना है? √I1 प्लस √I2। या सोचो कि इससे जो आ रहा है उसका भी इंटेंसिटी I0 है, इससे जो आ रहा है उसका भी इंटेंसिटी I0 है, तो रिजल्टेंट का इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? √2I0 का होल स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा? कंस्ट्रक्टिव होगा तो उन्होंने देखा कि हाँ 2I0 होने की जगह पे क्या हो गया? 4I0 होगा, जहां कंस्ट्रक्टिव हुआ। उन्होंने देखा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे दोनों के बीच का फेज डिफरेंस सपोज डेल्टा फाई जो है वो देखा कि पाई है, सपोज जहां पे पाई था वहां पे क्या हो गया? मिनिमा। मिनिमा हो गया मतलब क्या हो जाएगा? √I0 माइनस रूट और इसका होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ये 0। मतलब उन्होंने देखा कि इस पॉइंट पे इंटेंसिटी लाइट है ही नहीं, जबकि आ तो रहा है दोनों से, बट रिजल्टेंट क्या हो गया? 0, है ना। ये पार्टिकल नेचर में ऐसा नहीं हो सकता था, ये वेव नेचर में होगा कि इंटेंसिटी तो दोनों से आ रहा है बट यहाँ पे एनर्जी है ही नहीं। क्या हो गया? 0, और यहाँ पे क्या है? 4I0, और दूसरी जगह पे अलग अलग है। तो उन्हें दिखा, और टाइम के साथ वो चेंज नहीं हो रहा बिकॉज दोनों सोर्स कैसा है? कोहेरेंट। तो उन्हें दिखा कि यहाँ पे 4I0 है, यहाँ पे 0 ही है, और ये तभी हो सकता है जब ये फंडा से आए जो अभी फॉर्मूला पढ़ा है, बिकॉज फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, यहाँ पे हमेशा 2 पाई है, उनको 4I0 दिख रहा था, यहाँ पे 0 दिख रहा था, मैक्सिमम मिनिमा दिख रहा था, तभी उन्होंने कहा कि लाइट इज ए वेव। इज इट क्लियर? तो लाइट वेव है, इस प्रॉपर्टीज को दिखाने के लिए, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के लिए, एक्सपेरिमेंट में प्रूफ करने के लिए
हमें क्या चाहिए था, दो सोर्स, ऐसा सोर्स हो जिसके बीच का फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज, उसी को क्या बोलेंगे, कौन सा सोर्स, तो कोहेरेंट सोर्स। क्लियर है ना। अब बताना, अगर दो सोर्स कोहेरेंट है बच्चों, तो एक का सपोज लिखते हैं ओमेगा 1t है ना फेज में मान लो, और दूसरे सोर्स का ओमेगा 2 लिखे, तो अगर ये दोनों के बीच का फेज डिफरेंस लिखेंगे तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी होगा। तो अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी है तो क्या कोहेरेंट सोर्स हो सकता है वो दोनों, दो सोर्स जिसका फ्रीक्वेंसी जिसका ओमेगा अलग है, तो क्या वो दोनों सोर्स कोहेरेंट हो सकता है, फेज डिफरेंस ये हो जाएगा ना, और टाइम चेंज होगा तो ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 कुछ तो है, तो टाइम चेंज के साथ क्या होगा, फेज चेंज होगा। तो क्या कोहेरेंट सोर्स दो हो सकता है जिस दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग हो, ओमेगा अलग हो सकता है क्या, नहीं। तो सबसे पहला कंडीशन क्या हो जाएगा कोहेरेंट होने के लिए, बोथ सोर्स मस्ट हैव सेम, तो लिख लो कोहेरेंट सोर्स का क्या हो जाएगा, टू सोर्स टू बी कोहेरेंट then both must have same frequency, that means same omega, लिख लेना, both have same frequency और सेम ओमेगा। उसके बाद नीचे का स्टेटमेंट लिखा देता हूं, दिस इज नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन, ये स्टेटमेंट लिख लो। दिस इज ओमेगा सेम होना नेसेसरी कंडीशन है बट सफिशिएंट नहीं है। जैसे कोई कहे कि तुम्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो नेसेसरी कंडीशन है यू मस्ट अपीयर इन नीट, NEET नीट एग्जाम में अपीयर होगा तभी गवर्नमेंट कॉलेज में होगा, नहीं। लेकिन अगर किसी ने नीट अपीयर कर लिया, क्या इसका मतलब है कि उसका गवर्नमेंट कॉलेज में हो ही जाएगा, उसके लिए उसको पढ़ना भी पड़ेगा है ना, क्वेश्चन सॉल्व भी करना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूले भी याद रखने पड़ेंगे और टेस्ट में अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा, तभी होगा ना। आई बात समझ में। तो नीट में अपीयर होना नेसेसरी कंडीशन, लेकिन अपीयर हो गया इसका मतलब मस्ती करते रहो, अपीयर हो गया तो हमें कॉलेज में हो जाएगा एडमिशन, इसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा। तो वैसे ही अगर कोई कहा जाए कि दो सोर्स कोहेरेंट है, तो हम कहेंगे सर्टेनली दोनों का ओमेगा सेम होगा। लेकिन अगर कहा जाए कि दो सोर्स जिसका ओमेगा सेम है, क्या वो दोनों सोर्स कोहेरेंट ही होगा, जरूरी नहीं है। तो ये बड़ा ना थोड़ा सा टिपिकल टर्म है, थोड़ा डिटेल में है चीजें, बहुत सारी चीजें हैं कि कोहेरेंट होने के लिए और क्या कंडीशन चाहिए, तो हमें उतने डेप्थ में नहीं जाना है। जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ स्टेटमेंट पे एकदम क्लियर कट कंसेप्ट होना चाहिए इतना, ओमेगा सेम इज नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट। क्लियर। अब आते हैं बच्चों हम लोग जो पढ़ना है सिलेबस में वह है। उसके बाद आते हैं वाईडीएससी से। कुछ सवाल और करवा दें क्या अभी बुकलेट से, फिर आगे बढ़े क्या, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा जितना भी मैंने पढ़ा। तो एक काम करते हैं, बच्चों सेक्शन ए निकालो अगर तुम लोग पास बुकलेट है। सेक्शन ए में 1 से लेकर के 1 से लेकर के 1 से 12 ले लो, घर पे कर लेना। अच्छा देखो 11 क्वेश्चंस पढ़ो एक बार, देखो क्या लिखा हुआ है 11 क्वेश्चन, तुम लोग तो लाइन में होंगे देख।
बच्चों सेक्शन ए के सारे सवाल सॉल्व करने हैं, सेक्शन ए के सारे सवाल सॉल्व करने हैं और आज बिना सॉल्व किए जाना नहीं। नेक्स्ट अभी थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाते हैं, हो जाएगा, सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। मैंने इनके बारे में शायद बताया था कि हाइगन साहब न्यूटन्स के ही जमाने के थे, लेकिन न्यूटन साहब ने बोल दिए थे कि लाइट क्या है, पार्टिकल है। हाइगन साहब ने बोले थे वेव, बट कोई सुना नहीं। जब वाईडीएसी हुआ बहुत दिनों बाद, 200 साल बाद लगभग, तब लोगों ने पलट के देखा कि हाइगन साहब ने क्या कहा। तो उन्होंने कहा था कि लाइट इज ए वेव, है ना, इसे उन्होंने कहा था लाइट इज ए वेव, और अपने थ्योरी के बेसिस पर उन्होंने कुछ चीजें एक्सप्लेन भी किया। तो उन्होंने क्या बताया था वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा एक टर्म पढ़ना पड़ेगा बच्चों, वेव फ्रंट। अरे बहुत छोटा सा चीज है, तो लोग बहुत आराम से समझ जाएंगे। वही एग्जांपल देते हैं जो तुम लोगों को 10th में टीचर्स ने दिया होगा कि स्टील वाटर में अगर पत्थर फेंकते हो तो एक वेव जनरेट होता है ना, और वेव एक सर्कुलर शेप का वेव आगे बढ़ता है। तुम लोग जो सर्कल पे आता है तो वहां पे सर्कल पे सारे जो वाटर मॉलिक्यूल से कहीं कोई पोजीशन पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे, कोई पोजीशन पे सबसे लोएस्ट पोजीशन पे, तो उसी को बच्चों जो आगे बढ़ रहा है ऐसे सर्कुलर शेप में, दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। हाँ, लोकस ऑफ सेम फेज, बिकॉज सारे पार्टिकल अपने अपने कहां था, वो एक्सट्रीम पोजीशंस पे था। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब सबका फेज क्या है, सेम है। मतलब हम वेव फ्रंट किसको बोलेंगे, लोकस ऑफ दोज पॉइंट in continuation which are vibrating in same phase. Is it clear? तो अगर मान लो ये वेव फ्रंट है बच्चों, तो यहाँ का फेज, यहाँ का फेज, यहाँ का फेज, यहाँ का फेज क्या है, सेम। तो लिख लो वेव फ्रंट का डेफिनेशन, लोकस ऑफ पॉइंट्स, लोकस ऑफ पॉइंट इन कंटिन्यूएशन which are vibrating in same phase। और एक सवाल भी शायद इसमें है सेक्शन ए में, कंटिन्यूअस का मतलब बताता हूँ क्या मेरा मतलब है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों तुम देखोगे तो वही है। देखो, मान लो हमने कहा कि पत्थर पानी में फेंका, तो ये पॉइंट है जहां पे सारे मॉलिक्यूल्स हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो ये हो गया वेव फ्रंट। ऐसा हाईएस्ट वाला ये भी हो सकता है, ये भी सर्कल है, तो ये भी वेव फ्रंट है, ठीक है ना। लेकिन इसका फेज भी सेम है, बट ये कंटिन्यूएशन में एक साथ ही है, तो इसलिए इसको कहेंगे वेव फ्रंट। अरे सिंपल सा एग्जांपल लिखा, लोकस ऑफ दोज पॉइंट्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, सिंपल सा locus of the points which are vibrating in same phase called wave front। तो वेव में बच्चों यही वेव फ्रंट आगे बढ़ता है, ठीक है। तो हाइगन साहब ने कहा कि हाउ टू प्रोपगेट, हाउ वेव प्रोपगेट्स, इसके बारे में इन्होंने कुछ आइडिया दिया। सर वेव फ्रंट का रिपीट करो ना। छोड़ दो यार, लिखना छोड़ दो, 1000 बार बोल दिया। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लो, उसमें जो लिखा हुआ डेफिनेशन लिखो। पहला पॉइंट, all points, हाइगन्स प्रिंसिपल का हाउ वेव प्रोपगेट, इसको उन्होंने बताया था, ऑल पॉइंट्स ऑन ए वेव फ्रंट
behaves like secondary source. पहला पॉइंट, सेकेंडरी पॉइंट सोर्स, ये भी लिखते हैं सेकेंडरी पॉइंट सोर्स। कोई भी वेव अगर प्रोपगेट कर रहा है तो वेव फ्रंट का सारा पॉइंट जो है वो कैसा बिहेव करता है, सेकेंडरी पॉइंट सोर्स। मतलब ये भी एक सोर्स है जो वेव इमिट करेगा, है ना। and the point source emit a spherical wave front. A spherical wave called wavelets. इसको नाम उन्होंने दे दिया वेवलेट्स। एकदम ध्यान से सुनना, ये जो सेकेंडरी सारे पॉइंट सोर्स, बच्चों ये भी पॉइंट सोर्स है, ये भी पॉइंट सोर्स है, ये भी पॉइंट सोर्स है। मतलब ये क्या करेगा, एक वेव ये भी इमिट करेगा। और वेव कैसा इमिट करेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट, और वो प्रोपेगेट करेगा। तो ये कह रहा है कि ये वेवलेट्स ऐसे इमिट करेगा, ऐसा। और ये वेव किस स्पीड से चलेगा, जिस स्पीड से वेव एग्जैक्टली प्रोपेगेट करा। ये जो वेवलेट्स इमिट किया है इसका वेव फ्रंट भी किस स्पीड से चलेगा, जिस स्पीड से वेव प्रोपेगेट करा। तो मान लो v स्पीड से प्रोपेगेट करा और t = 0 पे ये है तुम्हारा वेव फ्रंट, ये वाला। तो t टाइम पे इसने जो वेवलेट्स इमिट किया है वो कितने रेडियस का वेवलेट्स हो जाएगा, v स्पीड से चला तो vt रेडियस का, है ना। तो ये भी vt रेडियस का, ये भी vt रेडियस का। दैट मींस हर पॉइंट सोर्स वेवलेट्स इमिट किया, और ये वेवलेट्स का जो वेव फ्रंट का जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, vt, जहां पे v क्या है, स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो बताते हैं दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा, न्यू पोजीशन ऑफ द wave front, new position of the wave front will be, new position of the wave front will be common tangent to the common tangent to the wavelets in forward direction का common tangent। That means ये wavelets इमिट किया बच्चों, तो यहाँ पे जो common tangent सबका लोगे तो this will be the new wave front। t = 0 पे ये है wave front, यही wave front t टाइम पे यहाँ पे आ जाएगा, ये ऐसा। क्लियर। तो t टाइम पे देखो ये वेव फ्रंट कितना दूर चला गया, vt डिस्टेंस चला गया। तो दिस विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट। दिस इज द आइडिया गिवन बाय द हाइगेंस, जो दो पॉइंट डिस्कस किए, सेकेंडरी सोर्स का और न्यू पोजीशंस कैसा होगा उसका। क्लियर। ये बहुत हेल्प करेगा अभी समझने में आगे के। लिखो नीचे, फ्रॉम द दिस theory he explains, from this theory he explain law of reflection, law of refraction, as well as TIR। TIR क्या होता है, बहुत
तो उन्होंने अपने इस थ्योरी के बेसिस पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, रिफ्लेक्ट होता है कितने एंगल पे आया, कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा, उसको एक्सप्लेन किया। रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन किया। जो रिफ्रैक्शन में तुम्हें पता है μ1 sin i = μ2 sin r होता है ना। उन्होंने इस चीज को इस थ्योरी के बेसिस पे, इस जो कंसेप्ट बताया उसके बेसिस पे एक्सप्लेन किया। मैं अभी पढ़ाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारे काम का बहुत ज्यादा नहीं है। TIR को भी उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था इस बेसिस पे, इतने ही थ्योरी से। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, कितना टाइम बचा हुआ है? आधे घंटे है ना, 10 मिनट ही है। ठीक, लिखते हैं। IDSC बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। IDSC Young's double slit experiment, most important topic of the physics, because एक छोटा सा थ्योरी पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, बहुत सारे सवाल। बच्चों उन्होंने एक पॉइंट सोर्स लिया, और अगर दो बल्ब लिया, सब कुछ सेम भी रखोगे ना, तो दोनों बल्ब से जो लाइट इमिट हो रहा ना, वो अलग ही फेज में होगा। इवन फ्रीक्वेंसी भी सेम है तो भी अलग ही होता है। तो कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करना बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने क्या किया, एक पॉइंट सोर्स, सिंगल पॉइंट सोर्स लिया, और इस पॉइंट सोर्स लिया तो ये सपोज ये लाइट इमिट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये तो पता है कि ये अगर वेव फ्रंट है तो इसका फेज और इसका फेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो उन्होंने एक ही सोर्स से दो सोर्स प्रोड्यूस किया, और कैसे प्रोड्यूस किया बताता हूं। ये लाइट में प्रोपोगेट कर रहा है, ठीक है। उन्होंने एक ऐसे कार्डबोर्ड लिया, ब्लैक कार्डबोर्ड, और ये ऐसे लाइट वेव जा रहा था, ऐसे जा रहा था लाइट वेव। ये सपोज वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है इसका, और यहाँ पे एक स्मॉल पिन होल कर दिया, पिन होल, ठीक है। अब बताना, मान लो ये वेव फ्रंट है सपोज, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है, ये दोनों सेम ही वेव फ्रंट का पॉइंट है अभी। इनफैक्ट हम लोग कह सकते हैं ये दोनों तो अभी इस केस में सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा है। ये दोनों लाइट वेव सेम सोर्स से प्रोड्यूस्ड है, ठीक है ना। अब इधर एक ऐसे स्क्रीन रख दिया, और यहां से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे छोटा सा पॉइंट सोर्स है, मतलब यहाँ पे छोटा सा होल है, तो यहाँ से लाइट बाहर आएगा। ये जो लाइट बाहर आएगा और ये जो बाहर आएगा, ये दोनों लाइट वेव एक्चुअली में सेम सोर्स का प्रोड्यूस्ड है ना। और चूंकि सेम वेव फ्रंट का है, इनफैक्ट अभी तो फेज डिफरेंस क्या है, 0। अभी फेज डिफरेंस क्या है, सेमी वेव फ्रंट का पॉइंट अगर है तो। अलग का भी हो सकता है, हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब बताना, यहां से ये लगेगा कि लाइट बाहर आ रहा है। अब हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ये बहुत छोटा सा पॉइंट मिल गया, तो ये लगेगा कि एक पॉइंट सोर्स है। कितना, कैसा पॉइंट सोर्स, मतलब कैसा सोर्स, पॉइंट सोर्स, सेकेंडरी सोर्स। अब यहां से ये लाइट वेव निकल आती, ये जो पॉइंट सोर्स है, ये बाकी इधर वाला लाइट तो जाने नहीं देगा, इधर वाला लाइट को जाने नहीं देगा कार्डबोर्ड, तो सिर्फ यहां से लाइट जा रहा है। तो ये पॉइंट सोर्स वेव करेगा, और ये सोर्स कैसा वेव फ्रंट इमिट करेगा, स्फेरिकल। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट इमिट कर रहा है ऐसा। और एक चीज मैं बोलना भूल गया, जो वेव फ्रंट है ना, लाइट वेव वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है। तो ये लिख लेना स्टेटमेंट, जहां वेव फ्रंट लिखाया था ना डेफिनेशन, वेव फ्रंट का जो डेफिनेशन लिखाया था कि ऑल पॉइंट्स, लोकस ऑफ पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज कॉल्ड वेव फ्रंट, एंड लाइट वेव propagates perpendicular to wave front. Light wave propagates perpendicular to wave front. तो देखना बच्चों,
ये जो सोर्स है ये कैसा लाइट इमिट कर रहा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट इमिट कर रहा है। ये मतलब लाइट इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। इसी को हम रे डायग्राम से ड्रॉ करते हैं। रे डायग्राम से कैसे दिखाएं, लाइट इधर जा रहा है, लाइट इधर जाएगा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यहाँ भी एक सोर्स है, ये भी लाइट ऐसा ऐसा वेव फ्रंट इमिट कर रहा है। अगर हम रे डायग्राम से दिखाएं तो इधर लाइट जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। इज इट क्लियर? तो ये पॉइंट सोर्स से हर डायरेक्शन में लाइट सेंड कर रहा है। वेव फ्रंट के टर्म में देखो तो ऐसा वेव फ्रंट होगा। अब मैं अगर इस स्क्रीन पे बात करूं, इस स्क्रीन पे एक्चुअली यहां से भी लाइट आ रहा है और यहां से भी लाइट आ रहा है। अगर मैं बात करूं कि यहां से लाइट यहां पे कुछ आ रहा है, यहां से भी लाइट कुछ आ रहा है ना, दोनों जगह से लाइट पहुंच रहा है। इज इट क्लियर? सपोज यंग साहब ने क्या किया, इस स्लिट को बंद कर दिया और देखा इसके कारण यहाँ पे जो इंटेंसिटी आ रहा है वो देखा कि सपोज I0, इसको बंद कर दिया, सिर्फ इसको खोला तो भी देखा क्या है इंटेंसिटी I0। लेकिन दोनों को ओपन कर दिया, दोनों स्लिट को, तो एक्चुअली में कॉमन लाइफ के प्रैक्टिस से होना चाहिए था यहाँ पे इंटेंसिटी कितना 2I0, बट उन्होंने देखा यहाँ पे इंटेंसिटी कितना है 4I0। ये 4I0 कैसे हो गया, है ना? आई बात समझ में? क्योंकि ये दोनों अभी हम लोग केस डिस्कस कर रहे हैं, ये और ये सेम फेज में है। अब लाइट वेव यहां से चला, ये डिस्टेंस इक्वल चला, ये भी डिस्टेंस इक्वल चला, अभी सिमेट्रिकल पोजीशन ले रहा हूं, तो दोनों अभी भी यहाँ जो पहुंचा है सेम फेज में पहुंचा है, सेम फेज में पहुंचा है। दैट मींस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया है और I0 और I0 मिलकर क्या बना लगा 4I0। तो देखा यहाँ पे लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। देयर आर सम पॉइंट्स जहां पे यहां से जो लाइट आया और यहां से जो लाइट आया, अब ये लाइट अलग डिस्टेंस चला, ये अलग चला है, दोनों के बीच का कुछ पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस है, दैट मींस देयर इज सम फेज डिफरेंस। अगर ये फेज डिफरेंस सपोज पाई है, फेज डिफरेंस सपोज पाई है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा और यहाँ पे इंटेंसिटी क्या दिखेगा 0। क्लियर? तो उन्होंने देखा कि देयर आर सम पॉइंट जहां पे इंटेंसिटी 4I0 है, इंटेंसिटी कम हो रहा है, कम हो रहा है, एक पॉइंट पे 0 होगा, फिर बढ़ रहा है। दैट मींस ही ऑब्जर्व्स दैट देयर एग्जिस्ट मैक्सिमा और मिनिमा। जो टाइम के साथ वो कांस्टेंट है, वही है। क्यों कांस्टेंट है? बिकॉज़ जो दो सोर्स उन्होंने प्रोड्यूस किया, दोनों क्या है कोहेरेंट है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ अगर मैक्सिमा है तो टाइम के साथ मैक्सिमा ही आ रहा है। क्लियर? और जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जब ये वर्ल्ड को दिखाया, देन एवरीवन कन्विंस्ड यस लाइट इज ए वेव। सो ये एक्सपेरिमेंट कंक्लूसिवली ये एस्टैब्लिश किया फैक्ट कि लाइट इज ए वेव। मेडिकल बैच में, मेडिकल के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में तो ये भी सवाल आता है कि YDSC का एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या प्रूव करता है। इतना तो बता दोगे ना, क्या प्रूव करता है हमारी फेवरेट स्टूडेंट ज्ञानेश्वरी? YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या बताता है? क्या क्या बताता है? तुम्हारा नाम क्या है? देवयानी। देवयानी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या प्रूफ करता है? लाइट इज ए वेव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या प्रूफ करता है? लाइट इज ए पार्टिकल। गुड। तो YDSC लिख लिया, ये डायग्राम ड्रॉ कर, ये वाला फिगर। ये पॉइंट्स तो 10 मिनट पढ़ाने में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 10 मिनट लेगा, पूरा फोकस होकर पढ़ना। डायग्राम बना लिया? ऐसे ऐसे बहुत डायग्राम अभी बनाऊंगा। अरे तुम लोगों को आइडिया है कि ये जो पिन होल किया था, ये पिन होल कितने डिस्टेंस से किया था, क्या ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस था ये? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो किया था यंग्स, उसके कारण उन्होंने बहुत टैलेंटेड साइंटिस्ट माना गया था।
क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट इजी नहीं था, उस समय हमारे पास डिवाइसेस नहीं थे उतने। मैं बताऊंगा कि ये एक्सपेरिमेंट मतलब बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है साइंस के लिए, साइंस के डेवलपमेंट के लिए। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था, कैसे किया था, ये बड़ा मुश्किल चीज था ये। तो इसको स्लिट 1 बोलते हैं S1, इसको स्लिट 2 बोलते हैं S2। और समझाने के लिए अभी हमने एक सोर्स ले लिया, पॉइंट सोर्स जो ओरिजिनल सोर्स है, और अभी इजी करने के लिए हमने इस पॉइंट सोर्स को सिमेट्रिकली रखा है दोनों स्लिट्स। इन दैट केस लाइट ऐसे आ रहा है, यहां से लाइट ऐसे। तो बच्चों एक चीज समझना, अगर एक पॉइंट सोर्स है, सारे बच्चे ध्यान से सुनिए, अगर एक पॉइंट सोर्स है, वो जो वेव फ्रंट इमिट करेगा वो कैसा होगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये साउंड वेव में भी आएगा, ये कंसेप्ट भी सीख लेना, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर मान लो इसका पावर P है, सपोज क्या है पावर, ये भी थोड़ा कोने में लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम के साथ कुछ कुछ चीजें सीख लेना। अगर सपोज ये पावर P, दैट मींस P एनर्जी पर सेकंड इमिट कर रहा है, तो अगर मैं बात करूं कि P एनर्जी इतने रेडियस से पास कर रहा है ना, कितने एरिया से पास कर रहा है स्फेरिकल सरफेस, ये पहले भी शायद पढ़ा दिया होगा। तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे बताओ इंटेंसिटी क्या होगा, इंटेंसिटी, देन यू विल से दैट इज इंटेंसिटी जो होगा टोटल एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकेंड डिवाइड बाय पर यूनिट। तो इंटेंसिटी जो हो जाएगा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? 1/r²। तो अगर कहा जाए कि कोई स्फेरिकल वेव फ्रंट है, तो उस केस में इंटेंसिटी कैसे चेंज हो रहा होगा? 1/r²। इज इट क्लियर? लेकिन अगर कोई कह दिया जाए कोई वेव फ्रंट का सिलिंड्रिकल है, कैसा वेव फ्रंट है? सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है। ये इलेक्ट्रोस्टैट में भी ऐसा कंसेप्ट आता है। इस केस में अगर वेव प्रोपगेट कर रहा है तो जितना एनर्जी है वो इतने एरिया से पास कर रहा है, तो टोटल पावर डिवाइड बाय ये एरिया लिखोगे तो कितना लिखोगे? 2πr इनटू कुछ ले 2πr इनटू, तो ये जैसे से रेडियस बढ़ रहा है ये पावर तो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? 1/r। तो अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा तो उस केस में इंटेंसिटी विल चेंज प्रोपोर्शनल टू 1/r। क्या बोला? सिलिंड्रिकल में 1/r। और एक और वेव फ्रंट हो सकता है क्या? स्फेरिकल ले लिया, सिलिंड्रिकल ले लिया, एक तीसरा बताओ, प्लेनर वेव फ्रंट। कैसा? प्लेनर वेव फ्रंट। ऐसा है वेव फ्रंट, ऐसे जा रहा है। तो अगर वेव फ्रंट ये है तो लाइट कैसे प्रोपोगेट हो रहा है? ऐसा। इफ द वेव फ्रंट इज प्लेनर, इन दैट केस जितना एनर्जी इससे क्रॉस किया उतना एनर्जी इससे भी क्रॉस कर रहा है, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। प्लेनर वेव फ्रंट में इंटेंसिटी कांस्टेंट लगेगा। क्लियर? अगर ये प्लेन ही है ऐसे क्या? मैंने बताया पूरा वेव फ्रंट कैसा है? प्लेनर, ठीक है ना? इन दैट केस प्लेनर है, तो उस केस में क्या होगा? इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लेन है। अगर कर्वेचर चेंज होगा तो चेंज होगा, ठीक है? चलो, और अगर वेव फ्रंट ऐसा दिखाए, दिस इज द वेव फ्रंट, तो लाइट कैसे प्रोपेगेट हो रहा है बच्चों? ऐसे। अगर कोई कह दे कि लाइट पैरेलल, लाइट ऐसा है, पैरेलल विद ऐसा है, पैरेलल लाइट ऐसे है, तो पूछेगा बताओ कि इसमें वेव फ्रंट कैसा है? तो वेव फ्रंट का शेप कैसा हो जाएगा? ठीक है ना? इसमें ऐसा भी सवाल आता है।
ये भी तुम ड्रॉ कर सकते हो। दिस आर द रे डायग्राम अगर है पैरेलल बीम जा रहा है तो दिस इज द ओके। अभी हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया बच्चों कि अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट है देन इंटेंसिटी विल चेंज 1/r², सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है तो 1/r, और प्लेनर वेव फ्रंट है तो इंटेंसिटी बिकम्स कांस्टेंट। अभी देखो ये सोर्स लिया है तो ये इंटेंसिटी कम हो रहा होगा। इनफैक्ट यहाँ पे कार्डबोर्ड में स्मॉल होल पुट किया S1 S2। in this particular case S1 and S2 are in same phase, and coherent source है। जितना भी टाइम है अभी एकदम ध्यान से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूँ। यहां से जो लाइट वेव आ रहा है, यहां से जो लाइट वेव आया और यहां से जो लाइट वेव आया, क्योंकि यहाँ पे सेम फेज में और ये दोनों इक्वल डिस्टेंस से लाए थे, ये दोनों यहाँ पे एग्जैक्टली सेम फेज में पहुंचेगा कि नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, 0। फेज डिफरेंस 0 होगा तो इस पॉइंट पे क्या होगा बच्चों, कौन सा इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डेल्टा फाई 0 है, कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मिनिमा या मैक्सिमा, मैक्सिमा। चूंकि फेज डिफरेंस 0 है इसलिए इसको बोलते हैं बच्चों सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल, वाई सेंट्रल मैक्सिमा, बिकॉज फेज डिफरेंस 0 है। ओके, एकदम आइडिया क्लियर रखना। अभी अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूं, सपोज एक पॉइंट P है बच्चों, यहाँ पे इस स्क्रीन पे कोई पॉइंट ले लिया P, तो P पे S1 से भी लाइट वेव जा रहा है और S2 से भी लाइट वेव जा रहा है। इज इट क्लियर? क्या P पे दोनों लाइट वेव सेम फेज में पहुंचेगा या अलग फेज में पहुंचेगा? अलग फेज में पहुंचेगा ना। यहाँ तो दोनों का फेज सेम है, बट ये कम डिस्टेंस चला है बच्चों और ये ज्यादा डिस्टेंस चला है। सोर्स 2 से जो लाइट वेव पहुंचा है उसका फेज ज्यादा होगा बिकॉज वो ज्यादा डिस्टेंस चला है। इज इट क्लियर? है ना। तो दोनों अलग फेज में पहुंचेगा। यहाँ पे तो दोनों में होगा कुछ डेल्टा फाई होगा। वी हैव टू फाइंड दैट डेल्टा फाई। क्लियर? तो सुनना, ये जो स्लिट के बीच का डिस्टेंस है ना, इसको स्मॉल डी से डिनोट करता हूं। और ये बता रहा हूँ, ये जो अभी पढ़ा रहा हूँ ना 5-7 मिनट, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से समझ। दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट। एंड दिस इज द स्क्रीन, दिस इज स्लिट प्लेन। इसके बीच के डिस्टेंस को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। कैपिटल डी जो होता है बच्चों होता है 1 मीटर 2 मीटर के रेंज में। और किसी बच्चों को पता है कि स्मॉल डी जो होता है कितना होता है, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 3 मीटर या 1 मिलीमीटर, किस रेंज में होता है? कितने में होता है? नैनोमीटर। ठीक है, ये यंग साहब ने ये 2 स्लिट किया था, नैनोमीटर में कैसे करेंगे? मतलब ये तो पाठक से जैसा हो गया कि बच्चे बोलते हैं कि 24 घंटे में 27 घंटे पढ़ाई करो। वो तुम जान ही ले लो क्या? जब भी होता है हमारा पीटीएम तो सर बोलते हैं कि 18 घंटा पढ़ना है। मैं आके के थोड़ा सा कहता हूँ सर थोड़ा सा बच्चों से रिलैक्स करा दो, करने दो। 8 घंटे भी पढ़ो, 9 घंटे भी पढ़ो, चलेगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ाते जाओ ना, पढ़ा के कहाँ से पढ़ेंगे? बच्चे क्या होते हैं 18 घंटे सुनते हैं, पढ़ने एक आध दिन पढ़ते भी है, उसका नेक्स्ट डे से खत्म हो जाता है। मैं कहता हूँ 8 ही घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो 8 घंटे। क्या सुने, कितना देर पढ़ाई चल रहा है? 6-7 घंटे अदर देन क्लासेस। क्लास जोड़ दिया
एनीवे नैनोमीटर में तो कहाँ ही कर पाएंगे यार, तो पिन होल भी तो करना था। ये कुछ फ्यू मिलीमीटर में है, 0.5 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इस रेंज में, ठीक है ना। लेकिन ये सोचो 1 मिलीमीटर भी कितना कम, 1 मिलीमीटर का तो होल ही हो जाएगा, पिन होल, इसका भी तो कुछ डायमेंशन होना चाहिए ना। तो ये तो बहुत छोटा है, देख लो बहुत छोटा है, इसके बीच का डिस्टेंस होता है वो मिलीमीटर में होता है। तो मिलीमीटर बहुत छोटा है, ये मीटर में है, दैट मींस स्मॉल डी इज मच मच लेस देन, यही रहेगा एक्सपेरिमेंट। तो नैनोमीटर में ही कर दी। तो इसमें बच्चों अगर ये बहुत छोटा है तो क्या कर सकते हैं, ये एंगल जो होगा वो एंगल बड़ा होगा या क्या होगा, ये भी डिस्टेंस छोटा है, बड़ा डिस्टेंस नहीं। तो क्या लगा है, दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, ठीक है, दिस एंगल इज वेरी स्मॉल। क्या करते हैं, एनसीईआरटी में तो इतना दिखाया भी नहीं, उसने तो क्या दिखा दिया, एनसीईआरटी में बच्चे परेशान हो जाते हैं, उसने तो ऐसे ऐसे पैरेलल लाइन दिखा दिया कि बच्चों को समझ में ही नहीं आया कि ये एक पॉइंट पे जा रहा है। एनसीईआरटी में ऐसे दिखा, ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 और ऐसे ऐसे पैरेलल लाइन दिखा दिया, एग्जैक्टली पैरेलल। अब बच्चों को समझ में नहीं आया कि ये पी पॉइंट पे मीट कर रहा है, ऑलमोस्ट पैरेलल है, बट थोड़ा सा समझने के लिए मैंने क्या दिखाया, एंगल दिखाया, यहाँ पे आ रहा लाइन। सो ऑलमोस्ट ये है पैरेलल, इस पॉइंट से इस पी को भी मिला दिया। मुझे ना निकालना है कि दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस, मेरा टारगेट क्या है बच्चों, दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस, दैट मींस डेल्टा x निकालना है इस पॉइंट पे जो दोनों लाइट वेव आ रहा है। क्योंकि सर एक लाइट वेव चला है S2p और दूसरा चला है S1p, तो दिस विल बी द पाथ डिफरेंस, इज इट क्लियर। ये कैसे निकालें, आसान नहीं है, ये हम लोग न्यूटन्स लॉ में पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं तुम लोगों का भी नहीं पढ़ाया, बट देखना क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर, ये फिगर एकदम याद रखना, अच्छे से ड्रॉ करना, बहुत अच्छे से, जितना मेरा अच्छा है उससे बहुत अच्छा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। दैट मींस ये एंगल कितना हो गया 90, और ये एंगल छोटा या बड़ा, छोटा या बहुत छोटा, बहुत छोटा। तो ये जब बहुत छोटा, ये 90 है, ये तो नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, तो ये एंगल कितना है 90, ऑलमोस्ट 90। मतलब ये सपोज यहां नाम देता हूं m, तो S1MP ये कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दैट मींस ये और ये इक्वल है ना, तो S1P इज इक्वल टू MP, क्लियर, S1P को MP लिख सकते हैं ऑलमोस्ट, सो हम इक्वेट कर देते हैं, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू S2P माइनस S1P को क्या लिख लेता हूं, चलेगा ना। और बताओ S2P माइनस MP क्या बच जाएगा, S2M यहां तक समझ में आ रहा है क्या, देखते हैं ब्रिलियंट हो कि नहीं, आ रहा समझ में, पक्का ना, मतलब ब्रिलियंट हो तुम। S2M दैट मींस दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस ये है। अब सारे बच्चे देखना, मान लो ये एंगल जो है ना, ये एंगल को थीटा ले लेता हूं, ठीक है, तो देखो ये एक काम करते हैं, ये दोनों लाइट ठीक होने से तो पहले यहाँ पे है, तो देखना ये जो रेड लाइन है वो ऐसा है, देखो ये प्लेन है S1P और ये इन दोनों का, तो ये जो रेड लाइन है वो ऐसा होगा। अब इसको ने थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा टिल्ट किया, तो ये जो लाइन है ये भी टिल्ट हुआ, तो जितना ये टिल्ट हुआ है बच्चों यहाँ से, उतना ही ये लाइन टिल्ट हुआ, ये वाला लाइन, दैट मींस अगर ये थीटा है तो कैन यू से दिस इज थीटा। अगर सपोज इस P को ऐसे लेके आ जाओ, तो रेड लाइन इसके लाइन के पैरेलल हो जाएगा, ये S1M यहाँ आ जाएगा, ऐसा कुछ सिचुएशन है। और इफ यू टिल्ट लाइक दिस, तो ये नॉर्मल चेंज हो जाता है, जितना ये गया उतना ही मेरा हाथ टिल्ट हुआ है ना, ये कितना हो जाएगा, ये थीटा, तो दिस इज ऑल्सो थीटा। अगर ये थीटा है तो ये S1 S2 D है बच्चों, ये कितना है, ये है D sin थीटा, इज इट क्लियर। देखो ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया,
सो दिस इज d sin थीटा बच्चों, ये समझना था। दैट मींस d sin थीटा इज द पाथ डिफरेंस of the two light wave which are reaching at P from S1 and S2. क्लियर ये डायग्राम d sin थीटा? तो ये एकदम से याद रख लो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने अभी क्या निकाला है बच्चों? पाथ डिफरेंस निकाला है। ये P पॉइंट पे जो लाइट वेव इंटरफेयर कर रहा है उसके बीच का पाथ डिफरेंस। ये नेक्स्ट लेक्चर के कौन से चलता है? पाठक चलता है ना, एमपी बैच इसी का नहीं, ठीक है। देखो एमपी बैच गायब होना शुरू हो गया, 16 बच्चे से 12 बच्चे रह गए। मुझे निकालना है बच्चों डेल्टा फाई, बिकॉज मुझे यहाँ पे पता करना है इंटरफेरेंस हो रहा है तो कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। उसके लिए क्या चाहिए? डेल्टा फाई। तो डेल्टा फाई कुछ बताया था बच्चों पार्ट डिफरेंस के टर्म में, के डेल्टा एक्स बताया था, के डेल्टा एक्स। तो हो जाएगा के जो कि क्या होता है 2l पाई, के कितना हो जाएगा 2 पाई बाई इनटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स हो जाएगा डी, ये हो गया डेल्टा। अब मैं बात करूं कि ये पॉइंट पी पे सपोज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो डेल्टा फाई क्या होना चाहिए? देखते हैं कितने बच्चों को पता है। डेल्टा फाई क्या होना चाहिए? पाई या 2 पाई? पक्का? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2 पाई हो सकता है या 4 पाई हो सकता है या 6 पाई। तो जनरल लिख लेते हैं। तो बच्चों एकदम ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा फाई जो होता है, अभी भी पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यही चीज तो पढ़ा रहे, एक ही चीज को बार बार बोल रहे हैं। डेल्टा फाई शुड बी व्हाट? 2l पाई। और यहाँ पे हमने डेल्टा फाई कितना निकाला है? 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डी साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू 2l पाई, है ना? इज इट क्लियर? यहां से कुछ कट हो रहा है क्या? 2 पाई कैंसिल। तो यहां से देखो यही का यहाँ पे लिखा हूं, कुछ बच्चों को दिख रहा है डी साइन थीटा। डी साइन थीटा इज नथिंग बट डेल्टा एक्स ना। डी साइन थीटा इज इक्वल टू, देखोगे तो क्या हो जाएगा एन लैम्डा, मतलब ये डेल्टा एक्स है ना, ऐसे भी याद रख सकते हैं। एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस शुड बी 2l पाई। दिस इज द बेसिक, ये बेसिक है। उसी चीज को हमने एक और टर्म में लिख लिया इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दो वेव के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? n लैम्डा, लैम्डा या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा। अब याद करो मैंने कुछ देर पहले ही बताया था लैम्डा का पाथ डिफरेंस इज इक्विवेलेंट टू जीरो फेज डिफरेंस, 2 पाई या 4 पाई। इज इट क्लियर? पाथ डिफरेंस लैम्डा कॉरेस्पॉन्ड्स टू फेज डिफरेंस 2 पाई। मन में बैठा, मतलब थोड़ा विजुअलाइज हो रहा है? ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया था। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। और एक और चीज बता रहा हूं, जो YDS एक्सपेरिमेंट है ना उसमें थीटा भी ना बहुत छोटा लेते हैं, मतलब यहाँ बहुत पास पास लेते हैं। इन जनरल क्या होता है थीटा, तो मैं अभी कंडीशन ले लेता हूं, इफ थीटा इज स्मॉल तो किसी को पता है कि साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है, टाइम थीटा हो जाता है ना? तो डी साइन थीटा को लिख सकते हैं डी टाइम थीटा, लेकिन ये तब लिखेंगे जब थीटा बहुत छोटा है। तो ये कितना होना चाहिए बच्चों? n लैम्डा। अब यहां से मान लो कि ये सेंटर पॉइंट से ये जो P पॉइंट ले रहे हैं, सपोज ये y डिस्टेंस ले रहा है,
तो tan थीटा को कितना लिख सकते हैं, y अपॉन दैट इज इक्वल टू n। तो यहां से y क्या आ गया, y इज इक्वल टू आ गया n लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई, बोलो यहां तक क्लियर क्या, y इज इक्वल टू आ गया n लैम्डा D बाई D। ये कौन से पोजीशंस है भाई, ये वो सारे पोजीशंस है जहां पे कैसा इंटरफेरेंस हुआ है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। मतलब वहां पे इंटेंसिटी कैसा है, मिनिमा या मैक्सिमा, मैक्सिमा है। दैट मींस मैक्सिमा इंटेंसिटी कहां होगा बच्चों, n क्या है यहाँ पे, इंटीजर, n स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3। इज इट क्लियर? तो मैं नेक्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट करूंगा। n इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। n इज इक्वल टू 1 कहीं पे होगा, n इज इक्वल टू 1 का मतलब फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 पाई। तो वो पॉइंट जहां पे फेज डिफरेंस कितना है 2 पाई, यहां भी मैक्सिमा है। इसको बोल देंगे, क्या बोल दूं, फर्स्ट मैक्सिमा बोल दूं, n इज इक्वल टू फर्स्ट मैक्सिमा। फिर एक दूसरा पॉइंट भी आएगा बच्चों जहां पे फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 पाई, जहां पे जिसके लिए n इज इक्वल टू 2 है, तो इसको क्या लिखेंगे, सेकंड मैक्सिमा। दैट मींस इस स्क्रीन पे वाईडीएससी में यंग साहब ने देखा कि यहाँ पे मैक्सिमा है, यहाँ पे मैक्सिमा है, यहाँ पे मैक्सिमा, ऐसे मैक्सिमा है ना। ये मैक्सिमा का पोजीशन देखो, n इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, पहला तो 0 हो गया, पहला दूसरा पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1, तो कितना डिस्टेंस ही आया, इसका पोजीशन कितना है बच्चों, लैम्डा d बाई d। फिर दूसरे का पोजीशन कितना है, लैम्डा d बाई d। फिर तीसरे का क्या है, दैट मींस मैक्सिमास के पोजीशंस हमने निकाल लिए, यहां भी आएगा मैक्सिमा का पोजीशन, इधर भी है। सिमिलरली नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा कि देयर आर सम पोजीशंस ऑफ मिनिमा आल्सो, तो मिनिमा का बीच में पोजीशंस आएगा। दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा या दो कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं बच्चों फ्रिंज विड्थ। फ्रिंजेस दिखेंगे, फ्रिंजेस का मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमा है, फिर घटते घटते 0 हुआ, फिर मैक्सिमा हुआ, दैट मींस स्ट्रिप्स दिखेंगे, है ना। तो उस स्ट्रिप को ही क्या बोलते हैं, फ्रिंजेस। तो उन्होंने देखा कि मैक्सिमा है, फिर घट के 0 हुआ, फिर मैक्सिमा हुआ, तो स्ट्रिप्स में एनर्जी दिखेगा, इंटेंसिटी दिखेगा। तो जो स्ट्रिप बन रहा है उस स्ट्रिप को ही क्या बोलेंगे, फ्रिंज, और जो विड्थ है उसको बोलेंगे फ्रिंज विड्थ। तो बच्चों बताओ कि क्या आज एक फॉर्मूला हम रट्टा मार लें, फ्रिंज विड्थ कितना होगा, क्या दिख रहा है, दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस कितना है, लैम्डा d बाई, दिस इज डिनोटेड बाय बीटा, और ये फ्रिंज विड्थ बच्चों आज याद ही कर लेना, जो कल में पूछूंगा नहीं बताया तो डांट पड़ेगी। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लैम्डा d बाई स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या है, ये पिक्चर में ध्यान रखना, स्मॉल डी क्या है, दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस। कैपिटल डी क्या है, स्लिट प्लेन और स्क्रीन के बीच का, ये स्क्रीन यहाँ पे लाइट आ रहा था, ये देख रहे थे, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा क्लास स्लो रहा बट मैं कोशिश किया समझाने का। चलो बाय बच्चों।